चुका था बच्चों रॉल्स लॉ। अब इसके बाद देखेंगे बच्चों नेक्स्ट हेडिंग इसमें रॉल्स लॉ तुमने कर लिया था। तो लिखो बच्चों रॉल्स लॉ फॉर सोल्यूशन कंटेनिंग एक हेडिंग डालो उसमें रॉल्स लॉ फॉर सोल्यूशन कंटेनिंग वोलेटाइल सॉल्यूट ठीक। फिर इसके बाद हम नॉन वोलेटाइल की हेडिंग वोलेटाइल सॉल्यूट का देखें और वोलेटाइल सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट दोनों देखते हैं। तो उसमें ये हुआ कि एक लाइन चाहो तो लिख लो, उसके अंदर लिखो कंसीडर अ सॉल्यूशन कंटेन्स Na मोल्स ऑफ A एंड Nb मोल्स ऑफ B। इस तरह से ये A है, ये B है, Na मोल है इसका, Nb मोल ठीक है। Pa इज द P नॉट प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर है इसका, P नॉट B है प्योर स्टेट में। और जब सोल्यूशन मिला दिया गया तो सोल्यूशन बनने के बाद यहाँ पर नंबर ऑफ मोल तो Na प्लस Nb हो गए और पार्शियल प्रेशर A और B का ये रह गया। ठीक है, तो ये तुम्हारा कंसिडरेशन हो गया। क्या हुआ अभी कंसिडरेशन? कंसीडर Na मोल्स ऑफ सॉल्यूट A नहीं सॉल्वेंट ले लेते इसको, और Nb मोल्स ऑफ सॉल्यूट are mixed together to form a solution where the P naught is the vapor pressure of A component in pure state, P naught B is the vapor pressure of B in pure state, PA is the partial pressure of A, PB is the partial pressure of B। अब देखो राउट्स लॉ ने क्या कहा था। राउट्स लॉ ने ये बताया था कि टोटल वेपर प्रेशर जो होगा वो टोटल वेपर प्रेशर, पहले तो पार्शियल वेपर प्रेशर हम A का देखेंगे, तो A का क्या होगा P नॉट A एक्स। ऐसे ही पार्शियल वेपर प्रेशर अगर B का देखें तो क्या होगा बच्चों P नॉट B एक्स। अब इन दोनों वेपर प्रेशर को अगर ऐड कर दिया जाए तो हम यहाँ से टोटल वेपर प्रेशर निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो टोटल वेपर प्रेशर अगर हम निकालें इसमें तो टोटल वेपर प्रेशर कितना होगा, लिखा है यहाँ पर टोटल वेपर प्रेशर PT इज करते टोटल वेपर प्रेशर PT है, ये करते PA प्लस PB, PA प्लस PB, पार्शियल वेपर प्रेशर A और P। पार्शियल वेपर प्रेशर किसका होता है P नॉट A एक्स से प्लस इधर P नॉट B एक्स, दोनों को मिला दें। इस तरह से हमारा टोटल वेपर प्रेशर बिल्कुल क्या है, ये टोटल वेपर प्रेशर की लाइन फिर से लिखते हैं साफ साफ यहाँ टोटल वेपर प्रेशर इज इक्वल टू P नॉट A एक्स, फिर बच्चों इधर P नॉट B एक्स। इस तरह से इन दोनों को सम करके टोटल वेपर प्रेशर निकल कर आ जाएगा। अब इसमें एक सेकंड केस लिखो बच्चों, रॉल्स लॉ फॉर सोल्यूशन, एक हेडिंग और डाल लो Raoult's law, Raoult's law for solution containing for solution containing non-volatile नॉन वोलेटाइल ठीक। अब क्या हुआ कि इसके अंदर यही दोनों है, बस यहाँ पर ये वाला जो है सॉल्यूट हमारा B है, इसको हम लिख कहते हैं तो ये है हमारा सॉल्व, इसको हमने कंसीडर किया है सॉल्यूट।
सॉल्यूट है कौन सा? नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल, अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होगा तो उसका पार्शियल वेपर प्रेशर या प्योर स्टेट में होगा ही नहीं। ठीक है बच्चों, इसका प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर नहीं होगा। ये समझ लो इस तरह से, जैसे कि एक वाटर हो गया, एक शुगर हो गया, ये सॉल्ट हो सकता है, ये तो वेपराइज नहीं होगा, वो वेपराइज हो सकता है। इन लोगों को मिक्स करके सोल्यूशन बना के तैयार कर दिया गया। तो यहाँ तो समझ में आता है कि इसका जो पार्शियल वेपर प्रेशर है वो P0 एक्स से हो गया, मगर यहाँ पर Pv जो होगा वो P0 भी एक्स भी होगा ही नहीं, क्योंकि इसमें क्या है, यहाँ पर इसका पार्शियल वेपर प्रेशर या प्योर स्टेट में नहीं होगा। तो जो भी सोल्यूशन का प्रेशर है वो इसी की वजह से पाया जाएगा। ठीक है, समझ रहा है तो बोलो, ये बात आई? तो इसको इस तरह से नए तरीके से लिखिए। देखो दोबारा फिर से लिख दे रहे हैं, थोड़ा अलग है ना। ये यहाँ है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का वेपर प्रेशर या पार्शियल वेपर प्रेशर होता ही नहीं, मीनिंगलेस है। भाई शुगर है, NaCl है, ये लोग का वेपर प्रेशर या पार्शियल वेपर प्रेशर कहाँ होगा? ये तो एक डिब्बे में रखे हुए हैं और हमेशा रखे रहेंगे। वो तो वोलेटाइल वो सब्सटेंस थे जो वेपराइज हो गए, जो रखे रहने पे कम होते चले जाते हैं, वेपर बनती रहती है, कुछ दिनों में बहुत डिक्रीज हो के गायब हो जाते हैं, उन लोगों के लिए चाहिए होता है ये। और जो नॉन वोलेटाइल है वो तो हमेशा अपने आप में वैसे ही रहने वाले हैं। अच्छा, तो यहाँ पर अगर हम दोनों को मिला दिया तो नंबर ऑफ मोल तो दोनों हो गए, Na हो गया, Lb है, मगर पार्शियल वेपर प्रेशर A का तो है, Pa है, Pb तो नहीं है। ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ टोटल वेपर प्रेशर किया जाए तो Pa प्लस Pb, तो Pa तो हो गया बच्चों P0A ऐसे हो गया, Pb की वैल्यू तो है ही नहीं। अब तुम जानते हो कि मोल फ्रैक्शन जो ऐसे है, तो मोल फ्रैक्शन दोनों कंपोनेंट का सम हमेशा 1 होता है। इस बात का मतलब वोलेटाइल या नॉन वोलेटाइल से नहीं है, ये तो 1 होता ही है। तो अगर हम XA की जगह देखें तो XA की जगह रख सकते हैं हम लोग क्या, XA हो जाएगा 1 माइनस XB, और यहाँ पर हमने इसको प्लेस कर दिया। ठीक है, ये क्या है बच्चों, P0A है। अब हमने लिखा बच्चों यहाँ पर P0A, ये है, XA की जगह पर रख दिया 1 माइनस XB, ये। ठीक, अब इसको हमने ब्रैकेट को ब्रेक करा तो यहाँ पर ये आया कि P0A माइनस P0A x ये आया। ये हमारा टोटल वेपर प्रेशर जाकर बन गया। ठीक है, इसको अगर हम चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं कि टोटल वेपर प्रेशर जो है हमारा, इसको रीअरेंज कर सकते हैं हम लोग। इसको हम लिख देते हैं P, सोल्यूशन का लिख सकते हैं PS लिख सकते हो, P लिख सकते हो, सिर्फ P लिखा रहने दो, कोई भी तुम्हारी मर्जी है कि इसका नाम क्या दिया जाएगा। मतलब ये तो था PA वाटर का, ये है शुगर का, कुछ है ही नहीं वेपर प्रेशर। जब सोल्यूशन बन गया तो जो भी वेपर प्रेशर है वाटर की वजह से है, मगर पहले जितना था उससे कम हो चुका है। तो अब उसको निकाला कैसे जाए, दोनों को ऐड करा जाए। एक का तो पार्शियल लिख दिया, शुगर का तो वाटर का, शुगर वाले का है ही नहीं, वो तो नॉन वोलेटाइल है। फिर XA की जगह पर हमने 1 माइनस XB रख दिया है। अब इसको हम रीअरेंज कर सकते हैं। रीअरेंज करने में हम इसको चलो P ले लेते हैं, खाली P का। तो P इजिकल टू P0A माइनस का P0A XA, ये आया है। अब इसको रीअरेंज करो बच्चों, इसको इस तरफ लाओ यहाँ पर ऐसे, और इसको इधर लाओ, तो ये नेक्स्ट स्टेप में जाके जो बनेगा वो बताओ बच्चों क्या बनना है। नेक्स्ट स्टेप में ये बनना है कि P0A XB इज इक्वल टू P0A माइनस P। फिर बच्चों यहाँ पर हमने XB लिखा रहने दिया, और ये आया P0A माइनस P अपॉन P0। ये एक बहुत अच्छा होगा। इसी बात को हम थोड़ा लैंग्वेज में और लिखेंगे, वैसे लैंग्वेज में से ये कहेंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ये कहेंगे। मगर ये बात हम बोलेंगे आगे क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में, निकल कर पहले हमारी रेडी होगी, तैयार हो जाएगी।
अब अगर इतना नोट कर लिया हो तो आगे चलते हैं नेक्स्ट हेडिंग पे, आइडियल सोल्यूशन पढ़ते हैं। बताओ ये वाली बात नोट होगी या कार्रवाई चल रही है अभी? चल रही सर जी। ठीक ठीक, नोट करेंगे। हो गया सर जी। अच्छा ठीक, नेक्स्ट हेडिंग लिखो बच्चों। नेक्स्ट हेडिंग है आइडियल सोल्यूशन। आइडियल सोल्यूशन काफी आता है ये, आइडियल सोल्यूशन। इसमें लिखो दो सोल्यूशन, एक मिनट ऐसे लिखो, दो सोल्यूशंस आर सेट टू बी आइडियल सोल्यूशन। हाँ सही है, ऐसे दो सोल्यूशन आर सेट टू बी ideal solution which obey Raoult's law, which obey Raoult's law over the entire range of concentration and temperature. Concentration and temperature। अच्छा, एक तो ये बात हो गई, इसमें क्या है, राउल्ट्स लॉ को obey करते हैं। सेकेंड पॉइंट, तो सेकेंड पॉइंट क्या है, ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया तुम्हारा। सेकेंड पॉइंट था उनका डेल्टा एच मिक्सचर का या मिक्सिंग इज इक्वल टू जीरो। डेल्टा एच मिक्सचर का जीरो होता है, मीन्स नो हीट इज एब्जॉर्ब्ड, दैट इज अर्थात नो हीट इज, मतलब पहला तो क्या था तुमने लिखा भी, राउल्ट्स लॉ ओबे करते हैं, राउल्ट्स लॉ ओबे करते हैं। दूसरा था डेल्टा एच जीरो है मिक्सचर का, मीन्स कि नो हीट इज एब्जॉर्ब्ड और नो हीट इज रिलीज्ड। तो कोई भी हीट रिलीज या एब्जॉर्ब नहीं हो रही, ये बात है, ठीक, हीट एब्जॉर्ब रिलीज। तीसरी बात बच्चों यहाँ पर है डेल्टा बी मिक्सिंग की जीरो है, ठीक है। इस बात में तुम चाहो तो डेल्टा बी मिक्सिंग को पूरा लिख दे रहे हैं, मिक्सिंग डेल्टा बी बड़ा साइज लिख दिया जरा, मिक्सिंग इज इक्वल टू जीरो, डेल्टा बी मिक्सिंग उधर डेल्टा एच मिक्सिंग का जीरो। इसका मतलब क्या हुआ, टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ योर कंपोनेंट मिक्स टू फॉर्म सोल्यूशन। तो इसका मतलब क्या हुआ डेल्टा बी का, डेल्टा बी का मतलब है अगर हमने दो कंपोनेंट थे हमारे ए और बी, और ए और बी अगर हमें सपोज कर लो 1 लीटर ये था 1 लीटर ये था, तो इसका सोल्यूशन बनने के बाद सोल्यूशन ठीक 2 लीटर होगा, ना 2 लीटर से ज़्यादा ना 2 लीटर से कम। तो सोल्यूशन अभी ऐसे आएंगे अगली हीटिंग में, जो कि अगर 1 लीटर मिक्स करेंगे तो 2 से बढ़ जाएगा, और कुछ सोल्यूशन ऐसे होंगे 2 लीटर मिक्स करके अगर हम सोल्यूशन बनाएं तो बजाय 2 लीटर के वो कम हो जाएंगे, 1.5 लीटर रह जाएंगे।
वो हमारी नेक्स्ट हेडिंग में होगा। मगर आइडियल सोल्यूशन वो था जहाँ पर राउट्स लॉ फॉलो होता है, डेल्टा एस मिक्सिंग का 0 होता है, डेल्टा बी मिक्सिंग का 0 होता है। ये सारी कंडीशन जो हैं वो हमारी, ये सारी कंडीशन जो हैं बच्चों ये आती हैं इसमें आइडियल सोल्यूशन। अब एक बात सुनो, आइडियल की 3 कंडीशन हो गई। अब इस कंडीशन को थोड़ा सा और फील कर लेते हैं। एक एग्जाम्पल दे रहे, थोड़े उल्टे उल्टे, ज़्यादा दिल भी मत लेना, बस जस्ट एक बात बताने के लिए, कंसेप्ट को बहुत प्योरीफाई करने के लिए। इतनी बात तो हो गई, यूजुअली यही पढ़ाया जाता है। मगर राउट्स लॉ ने क्या कहा था? राउट्स लॉ ने बताया था कि पार्शियल वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोल फ्रैक्शन है। कल हम लोगों ने देखा था जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा था पार्शियल वेपर प्रेशर बढ़ता जा रहा था, यहाँ तक मोल फ्रैक्शन बढ़ बढ़ के अगर 1 हो गया तो 1 हो गया, तब हमारा पार्शियल वेपर प्रेशर कितना हो जाता है? प्योर स्टेट में इक्वल में हो जाता है कि जितना हम प्योर स्टेट में होते वो हो जाता है। वो जो भी बात थी कल सीखा। अब इसको हम हल्का सा एग्जाम्पल के लिए समझा रहे हैं। ये एक सर ने, हम लोगों के सर ने एक लॉ बनाया और उन्होंने कहा हर एक बच्चे को रोज़ 5 आवर्स पढ़ना चाहिए। ये हमारा हो गया राउट्स लॉ। तो 5 आवर्स रोज़ हमें पर डे पढ़ना चाहिए, हमारा राउट्स लॉ चल रहा है। अब जो आइडियल सोल्यूशन है, मीन्स आइडियल बच्चे हैं, वो इसको फॉलो करेंगे, और जो नहीं है, नॉन आइडियल हैं, वो लोग फॉलो नहीं करेंगे। तो आइडियल सोल्यूशन की पहली शर्त, आइडियल बच्चों की पहली कंडीशन तो ये है कि वो सर का कहना हर कंडीशन में मानते हैं। ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर, चाहे टेम्परेचर भी बहुत बढ़ गया हो, चाहे कंसंट्रेशन बहुत बढ़ गई हो, दोनों सूरतों में ही वो लॉ को हमेशा ओबे करते हैं। जैसे टेम्परेचर बढ़ने का मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी आ गई। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी आ गई तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग ये कहते हैं कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई, आजकल हमसे पढ़ाई नहीं हो पा रही है और इस वक्त हम लॉ फॉलो नहीं करेंगे, इस वक्त पढ़ाई नहीं करेंगे। तो अच्छे बच्चे लोग हमेशा, चाहे टेम्परेचर ज़्यादा हो या कम हो, वो अपना काम रेगुलरली करते रहते हैं। एक तो ये बात है। दूसरी बात इसमें आ रही है डेल्टा एस मिक्सचर की 0। डेल्टा है कितने से आप करते हैं तो राउट्स लॉ को वो तुम समझ गए ना कि हर तरह से वो फॉलो करेंगे। दूसरी बात ये हुई कि डेल्टा एस मिक्सचर का 0, डेल्टा एक्स मिक्सचर का 0 होना क्या बताता है? रिएक्शन केमिस्ट्री में 2 तरह की होती हैं, या तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है या एंडोथर्मिक होती है। पूरी केमिस्ट्री में 95% रिएक्शन जो हैं वो एक्सोथर्मिक हैं। एक्सोथर्मिक क्यों हैं? क्योंकि उनका डेल्टा एच नेगेटिव है। डेल्टा एच नेगेटिव होने का मतलब हीट इसमें वो रिलीज कर रहे हैं। हीट रिलीज करने का मतलब स्टेबिलिटी उनकी बढ़ रही है। हीट रिलीज करने का मतलब स्टेबल ज़्यादा हो रहे हैं। देखो, अगर कोई माउंटेन के ऊपर अगर कोई स्टोन यहाँ से टूटता है तो वो अपने आप नीचे की तरफ गिरता है। अपने आप नीचे गिरना क्यों है? क्योंकि mgh इस वक्त ज़्यादा एनर्जी है और नीचे ग्राउंड पर आ जाएगा तो mgh की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। हाई एनर्जी से कम एनर्जी की तरफ आना स्टेबिलिटी को शो करता है। अब जब कोई भी स्टेबल हो रहा होता है तो उसकी कोशिश रहती है कि हम ये काम करें, अपने आप करें। अब जब हम अपने आप काम करेंगे, स्टेबल होंगे, तो ये रिएक्शन होती रहेंगी। सपोज कर लो कि अगर तुमने कहीं पर किसी टीचर को तुम्हें समझ में आता था, तुमने उसकी कोचिंग लगा दी। अब ये तुम्हारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है क्योंकि वहां पर एनर्जी रिलीज हो रही है, वहां पर हम स्टेबल हो रहे हैं। और जब स्टेबल हो रहे हैं तो हमें कोई बाहर से फोर्स करे इसकी ज़रूरत नहीं, हम अपने आप ही वहाँ जाते रहेंगे और पढ़ते रहेंगे। अब उसका अपोजिट रूप देखो दूसरा, ऑन द अदर हैंड क्या है? दूसरा हैंड्स का ये था कि अगर कहीं ऐसा हो कि इसको यहाँ से ले जाया जाए, जब ऊपर ले जाया जाए तो ये अनस्टेबल की तरफ से हो रहा है। लो एनर्जी से हाई एनर्जी की तरफ अपने आप कन्वर्जन नहीं होगा। इसके लिए हमें एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगी, फैड कराना पड़ेगी, फीड कराना पड़ेगी इसको। तो यहाँ हम जब एनर्जी देंगे अभी पहुँचेगा यहाँ। ये काम बहुत नहीं होते हैं, मतलब ये 5% है पूरी केमिस्ट्री की दुनिया में एंडोथर्मिक, क्योंकि एंडोथर्मिक तब होंगी जब हम करा रहे होंगे। अब दुनिया में हम लोग रिएक्शन बहुत कम कराते हैं। जो ज़्यादातर बात होती है वो अपने आप स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की बात होती है, जो खुद हो रही होती है। अब जैसे मान लो छोटे बच्चों को स्कूल भेजा जाता है, वहाँ पे उनका कोई अपना अफेक्शन नहीं था, मतलब वो कम स्टेबिलिटी से मतलब कम एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी की तरफ जा रहे हैं, ज़्यादा स्टेबिलिटी से कम स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं। उन बच्चों को ज़बरदस्ती ठूसा जाता है, ऑटो के अंदर रो रहे हैं, बेचारे कुड़कुड़ा रहे हैं, उनके माओ ने, पेरेंट्स ने उनको भर के स्कूल भेज दिया 8 घंटे के लिए। अब वो निकल कर आ रहे हैं। ये क्या है? एंडोथर्मिक।
तो ऐसे ही अगर हमको फोर्सफुली कोई काम करना पड़े तो जब जब वो फैक्टर हमारे खोपड़ी में उनका डंडा है जब तक हम वो काम करेंगे, और ऐसा रेगुलरिटी पूरी लाइफ में नहीं हो पाएगा। मगर हाँ, अगर हमारी खुद स्टेबिलिटी कहीं बढ़ रही है तो हम बिल्कुल अफेक्शन रखते हैं, वो काम हम लोग खुद कर लेंगे। यही तो बात थी बच्चों की, बच्चे लोग पढ़ाई नहीं करते हैं। जब वो फ़ोन चला रहे थे, मान लो वीडियोस देख रहे थे या कोई फ़नी आइटम देख रहे हैं, उनके स्टेबिलिटी बढ़ रही, एनर्जी रिलीज हो रही है और वो स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं। अब उसका दूसरा रूप देखो, दूसरा पहलू उसका क्या है? दूसरा पहलू उनका कि फ़ोन रखो और टीवी भी और एंटरटेनमेंट बंद करो, चलो बुक लेके बैठो। अब बुक लेके बैठे वो, अब पेरेंट्स कहते हैं कि चलो तुम ये सब्जेक्ट पढ़ो। अब मान लो केमिस्ट्री ही ये पढ़ रहा है, हम लोग तो खाली बहुत इसको एंजॉय कर रहे हैं, तुम लोग बोर नहीं होगे पढ़ते हुए, अकेले में भी बोर नहीं होगे, सारी बातें बता रहे हैं। अब ये बात है, जब वो रटने बैठता है ना, डेल्टा एस मिक्सचर का ज़ीरो, डेल्टा वी मिक्सचर का ज़ीरो, तो उसको ज़्यादा मज़ा नहीं आता। और जब तक इसे किसी बच्चे को ये पढ़ने में मज़ा नहीं आ रहा है, जब तक वो कामयाबी से बहुत दूर है, तब तक सक्सेस नहीं हो सकता। क्योंकि उसको तो बिल्कुल इसका आदी हो जाना चाहिए, उसको इतना मज़ा आना चाहिए। और जब तुम्हारा ब्रेन और तुम्हारी एक्टिविटी ऐसी हो जाए कि इन चीज़ों में तुम्हें बहुत प्लेजर आने लगे, तो इसका मतलब है अगर तुम्हें 10 लोग, 10 फ्रेंड या घर वाले भी कुछ लोग रोकेंगे कि बेटा पढ़ाई मत करो, और तब भी तुम कहीं ना कहीं से टाइम निकाल के उसे पढ़ लिया करोगे। और अब जब तुम्हें मज़ा ही नहीं आ रहा है, मतलब स्टेबिलिटी तुम्हारी जो है ना पढ़ने में है, तब कितने भी लोग कहें हम वक्ती तौर पे लेके बैठेंगे बुक्स, थोड़ी देर पढ़ेंगे, बोर हो जाएंगे, फॉर्मेलिटी पूरी करके रख देंगे। और जिस दिन हमें शौक हो गया और उस दिन हम ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ते, सीखते, क्वेश्चन करते हुए आगे बढ़ जाएंगे, और यही हमारी कामयाबी की मेन वजह होगा। तो ये है डेल्टा एच मिक्सचर का ज़ीरो होना। डेल्टा एच मिक्सचर का ज़ीरो होने का मतलब बिल्कुल बैलेंस आइडियल सोल्यूशन होता है। जब दो को मिलाया ए और बी को, तो ना हीट रिलीज हो, ना हीट एब्सॉर्ब हो, ना एंडोथर्मिक प्रोसेस हो, ना एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो। ऐसे सोल्यूशन को हम आइडियल सोल्यूशन कहते हैं। ठीक, अब सपोज को लेकर एग्जाम्पल दे रहे हैं, मेल फीमेल के दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा माइंड मत करना, बस जस्ट समझाने के लिए। इसमें ए और बी हमने दो बैच को मेजर किया है, मतलब एग्जाम्पल में लिया। ए बैच है बॉयज़ का, बी बैच हमने गर्ल्स का ले लिया। अब ये दो बैच हम अलग अलग पढ़ाया करते थे। सपोज कर लो हमने दोनों लोगों को, टाइमिंग का कोई ऐसा इश्यू था या लॉकडाउन का, कि दोनों को मर्ज करके एक कॉमन बैच में कर दिया। तो पहली बात तो इन दोनों ही बच्चों को, जब जो एक कंबाइंड बैच बन रहा है, इसको हम आइडियल सोल्यूशन, आइडियल बैच तब कहेंगे कि पहली शर्त राउल्ट्स लॉ फॉलो करे, यानी सर का कहना अभी भी उसी तरह से माने जैसे कि इंडिविजुअली अपने बैच में मानते थे, पहली बात। दूसरा काम ये हुआ कि डेल्टा एस मिक्सचर का ज़ीरो हो। डेल्टा एस मिक्सचर ज़ीरो होने का मतलब है कि इस दौरान जब उनको मिक्स किया जा रहा था, ना हीट रिलीज हो। हीट का मतलब हम इसको एग्जाम्पल के तौर पर, हीट का मतलब खुशी ले रहे हैं, हैप्पीनेस, तो वो इक्विवेलेंट ले रहे हैं हैप्पीनेस। तो उनके दिल से ना हैप्पीनेस रिलीज होना चाहिए, ना एब्जॉर्ब होना चाहिए। मतलब दोनों मिक्स किए जाने पे, कंबाइंड होने पर ना खुश होना चाहिए, ना उदास होना चाहिए, तब वो हमारे आइडियल बच्चे होंगे। ना वो ऐसा हो कि अरे यार अब उन लोगों के साथ पढ़ना पड़ेगा, अब कैसे पढ़ेंगे यार, ये बेकार हो जाएगी पढ़ाई, ना ऐसे अरे ठीक है कल तो उन लोगों के साथ पढ़ेंगे। ये दोनों ही पहलू नहीं होना चाहिए आइडियल सोल्यूशन में। ना एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो, मीन्स ना हीट रिलीज हो, ना खुशी निकले एक्सोथर्मिक, ना एंडोथर्मिक हो जिसमें हमें और एनर्जी देना पड़े कि हम तैयारी नहीं हो रहे पढ़ने के लिए, सर कई कई घंटे में समझा रहे हैं, नहीं बच्चों पढ़ लो, अच्छी बात यही है, तो यहाँ पर एनर्जी दी जा रही है। तो इन दोनों ही सूरतों से बैलेंस कंडीशन हमारी रहेगी। अब तीसरी बात है वॉल्यूम, डेल्टा वी मिक्सचर का। डेल्टा वी भी मैटर करता है, ऐसी बात नहीं। डेल्टा वी मैटर ये करता है कि कुछ सोल्यूशन ऐसे थे कि जिनको मिलाया गया तो वॉल्यूम कम हो गया। जैसे एक एग्जांपल तुम्हें दें, एग्जांपल ये था कि एक बस में 3 लोग बैठे हुए जा रहे हैं, वो 3 सीटर में, बस के 3 सीटर में यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए। अब यहाँ पे अगर कोई अननोन आदमी होगा, तुम सबने ये एक्सपीरियंस किया ही होगा कि ट्रेन में होते हैं या यहाँ सारे लोग जब अपनी सीट पे बैठे होते हैं, तो किसी अननोन पर्सन अगर कोई बैठने के लिए कहता है, बेचारा काफ़ी देर से खड़ा है, वो कहता है थोड़ा हमें टिका लो इस पर, तो हम लोग या दूसरे लोग फैल के बैठ जाते हैं, कहते हैं नहीं भाई 3 लोगों की सीट है, 3 लोग बैठे हुए हैं। अब अगर कोई उनका अपना खुद जानने वाला मिल जाता, कोई परिचित, कोई चाची बैठी, उनको कोई भतीजा मिल जाए 10 साल पुराना कोई, जिससे मुलाकात नहीं हुई, तो वो कैसे कहते हैं, वो घुस जाते हैं बिल्कुल, अरे बेटा बेटा बैठो। बैठने वाला इंटरेस्टेड नहीं होता है, मगर उसी सीट में वो अवेलेबल स्पेस ज़्यादा कर देते हैं
3 की सीट में 4 लोग क्या 5 भी बैठ सकते हैं अगर दिल में गुंजाइश हो, और 3 की सीट में 3 ही बैठ सकते हैं मुश्किल से, अगर उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स ना हो। यही बात इसमें लगती थी, ये बात इसमें लगती थी। जैसे कि जब दोनों बैच को मिक्स किया गया, तो अगर हम लोगों को नफरत है तो हम लोग क्या करेंगे, एक सीट पे जैसे सपोज कर लो 6 लोग बैठते थे, अब हम दूर दूर बैठेंगे कि हमें तो इसकी शक्ल नहीं पसंद है और इसके पास तो हम नहीं बैठ सकते। तो वहाँ पर एक सीट पर जहाँ 6 लोग बैठा करते थे, आज एक सीट पे मुश्किल से 4 लोग बैठ रहे हैं। नंबर ऑफ सीट्स की हमें ज़रूरत और पड़ जाएगी, और पड़ जाएगी तो हम अरेंज करेंगे तो वॉल्यूम हमारा बढ़ जाएगा। और अगर कहीं इसका उल्टा सीन है कि दोनों लोगों में, ए और बी पार्टी में बहुत ज़्यादा अफेक्शन है, इंटरेक्शन फोर्स ज़्यादा है, अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा है, तब क्या होगा, तब 5-5 की सीट पे 10-10 लोग भी बैठ जाएंगे, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा है। एक दूसरे के ऊपर सवार हो सकते हैं, एक दूसरे के ऊपर बैठ सकते हैं, ऊपर बैठ जाओ। तो ये अट्रैक्शन फोर्स जब बढ़े तो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस कम हुई, मॉलिक्यूल पास पास आ गए, और जब पास पास आ गए तो वॉल्यूम क्या हुआ, डिक्रीज हो गया। वॉल्यूम के डिक्रीज होने को हम क्या कहेंगे, वॉल्यूम का निगेटिव होना, डेल्टा वी निगेटिव हो जाना, वो आगे वाली कंडीशन में होगा। मगर यहाँ ये बता रहे हैं, यहाँ पे बिल्कुल बैलेंस स्टेज है, ना वॉल्यूम बढ़ा है ना वॉल्यूम घटा है, डेल्टा वी 0 है आइडियल का। अभी नॉन आइडियल लोग आएंगे, वो ऐसी हरकतें करेंगे, ठीक है। तो ये बात तो हमारी इसमें हो गई। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी लिखना है कि नॉर्मल एग्जाम्पल इसका बेंजीन और टॉल्यूइन का जो मिक्सचर है, एक एग्जाम्पल यहाँ लिख लो, बेंजीन प्लस टॉल्यूइन का सोल्यूशन जो है, बेंजीन प्लस टॉल्यूइन, ये हमारा आइडियल सोल्यूशन में आता है। अब आता है बच्चों नॉन आइडियल सोल्यूशन। तो नॉन आइडियल सोल्यूशन में क्या बातें हैं, इसी बातों का रिवर्स हम लोग कर देंगे, ठीक है ना बच्चों, इसी का रिवर्स कर देंगे। अब इसका रिवर्स क्या करेंगे, सबसे पहले नॉन आइडियल सोल्यूशन कौन हुए, पहली कंडीशन आ गई कि रॉड्स लॉ को वो फॉलो नहीं करते, रॉड्स लॉ वो भी नहीं करते। दूसरी बात, डेल्टा एस मिक्सचर का 0 नहीं होता, इज नॉट इक्वल टू 0, मीन्स या तो ये एक्सोथर्मिक होंगे या एंडोथर्मिक होंगे। तीसरी बात, डेल्टा वी मिक्सिंग का, डेल्टा वी मिक्सचर का या मिक्सिंग का, वो भी नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब यहाँ से 2 बातें निकलेंगी। तो नॉन आइडियल सोल्यूशन वो हुए जो आइडियल से तो हटके हैं। क्या हटके हैं, रॉड्स लॉ को हर एक कंसंट्रेशन या टेम्परेचर पे फॉलो नहीं कर रहे हैं, रॉड्स लॉ की बात हमेशा नहीं मानते, कभी मन होता है मान लेते, कभी नहीं मानते। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये हुई कि डेल्टा एच मिक्सचर का 0 नहीं है, ये कोई वो बैच एक अलग था आइडियल, ये एक अलग है बैच, ये दोनों अलग है, एक मेल एक फीमेल का। ये सपोज कर लो ये वाला जो है कहीं और एरिया का था, सैटेलाइट वाला था, ये कहीं और का था, किसी और जगह का एरिया, कैंटमेंट का। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर सिर्फ ये फैक्टर डिसाइड हुआ है कि दोनों लोग, पहली बात तो राउट्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। कब नहीं कर रहे हैं, ये नहीं कि पहले नहीं कर रहे थे, पहले जब ये लोग ए अलग था बी अलग था तब तो फॉलो करते थे, मगर जब ये सोल्यूशन बन गया है तब ये हीरो बनने लगे हैं दोनों लोग एक दूसरे के सामने, तब ये जो है वो फॉलो नहीं करते। और डेल्टा एच मिक्सचर का 0 नहीं है, हमने उनको ऑब्जर्व करा उनके दिलों को, तो देखा ये ऐसा नहीं कि बिल्कुल पहले जैसे बैलेंस है, मतलब इसमें या तो खुश हैं कुछ लोग या कुछ लोग उदास हैं, मतलब या एक्सोथर्मिक प्रोसेस है या एंडोथर्मिक प्रोसेस है। वॉल्यूम की जहाँ तक बात है, डेल्टा वी भी इसमें उतना ही नहीं है जितना कि था। अब इसमें 2 कंडीशन है, या तो बढ़ा या घटा। अब वो बढ़ने घटने वालों को तो अलग कैटेगरी में बनाते हैं। अब हम लोग यहाँ पर नॉन आइडियल सोल्यूशन में ये डाल दिया, तो नॉन आइडियल में बताया कि नॉन आइडियल होते क्या है, वही बात आइडियल की नहीं मानते हैं, मगर नहीं मानते में फर्दर 2 टाइप आ गए। 2 टाइप में सबसे पहले हेडिंग डाल लो, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ, ठीक है, पॉजिटिव डेविएशन राउट्स लॉ वहां पे पढ़ेंगे। तो उससे डालने से पहले यहाँ पर एक बात और करते चले कि राउट्स लॉ था क्या, राउट्स लॉ ये था कि प्रेशर जो है वो पी नॉट एक्स ए के बराबर होगा, यही था। मगर नॉन आइडियल में क्या रिजल्ट निकलेंगे, 2 रिजल्ट, या तो ये राउट्स लॉ के बताए हुए से ज्यादा है या राउट्स लॉ के बताए हुए से क्या है, कम है। ये 2 कहानियां निकली।
ऐसे ही यहाँ पे दो कंडीशन निकलेंगी, या तो डेल्टा एच जो है वो निगेटिव है या तो डेल्टा एच पॉजिटिव है, या यहाँ डेल्टा वी है या तो पॉजिटिव है यानी वॉल्यूम बढ़ गया, डेल्टा वी या तो निगेटिव है या वॉल्यूम घट गया। अब उसको हम अगली हेडिंग यहाँ पे क्या गंदा करता है, अगली हेडिंग में कवर करने वाले हैं तो अगले में ले लेंगे इसमें। तो लिखो बच्चों पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। तो एक हेडिंग डालते हैं पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। तो अब देखो इसमें पॉजिटिव डेविएशन के अंदर एक दो पॉइंट लिख लो पहले तो यहाँ लिखो कि लिखो बच्चों कि इन सोल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, इन सोल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, comma the vapor pressure of each component, the vapor pressure of each component is more than the Raoult's law। तो जितना राउल्ट्स लॉ से एक्सपेक्टेड था, या ऐसे लिख लो मोर देन एक्सपेक्टेड फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, जितना राउल्ट्स लॉ से एक्सपेक्टेड किया जा रहा था उससे ज़्यादा पेपर प्रेशर आ रहा है, ये बात आ रही। ठीक है, अब एक दो बात और लिखो, भी इकट्ठा डिस्कशन करें इसमें। अच्छा, अब इसमें ये हुआ राउल्ट्स लॉ। फिर अगली बात लिखो उसमें ए बी इंटरैक्शंस आर वीकर, ए बी इंटरैक्शंस, ए बी इस तरह से ए और बी के बीच में इंटरैक्शन, या अट्रैक्शन भी लिख सकते हो मगर बेटर वर्ड उससे इंटरैक्शन है। ए बी इंटरैक्शन इज वीकर देन ए इंटरैक्शन एंड बी इंटरैक्शन, ए interaction and B interaction. That is the intermolecular attractive force. That is the intermolecular attractive force between solute solvent molecules are weaker than solvent molecules and solute molecules. solvent molecules and solute molecules. अच्छा, ये बात हो गई। This increases the escaping tendency, ESCAPING वाला escaping tendency of molecule for each component and the vapor pressure increases resulting the positive deviation from Raoult's law. अच्छा, अब समझो जरा क्या हुआ। एक तो ये बात हुई, जैसे वही अपना बैच वाला एग्जाम्पल ले लें ना तो पूरी स्टोरी की तरह समझ में आ जाएगा। अब दो लोगों को मिलाया गया,
सपोज कर लो कि दो लोग मिल गए, भाई ये गर्ल्स का बैच था, एक बॉयज़ का था। अब टीचर नहीं आया था, एक बार आ गए, गर्ल्स सब अंदर बैठ गई, बॉयज़ लोग बाद में आए, या बॉयज़ पहले बैठे हुए हैं, गर्ल्स बाद में आई। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये दोनों लोग मिक्स करे गए थे, तो यहाँ पर हम लोगों ने पॉजिटिव डिविजन लिया। पॉजिटिव डिविजन का मतलब कि बॉयज़ बॉयज़ में आपस में जो इंटरेक्शन है, मोहब्बतें हैं, या जो इंटरेक्शन है जिससे बातचीत करते हैं, और गर्ल्स गर्ल्स में है, ये तो है ही क्लोज है। मगर जब इनका सोल्यूशन मिला दिया तो ये आपस में इंटरेक्शन नहीं करते, खामोश खामोश बैठे रहते हैं, और आपस में इंटरेक्शन इनका क्या है, वीकर है। इसका मतलब ये आपस में लोग नहीं बोलते, ये बॉयज़ बॉयज़ आपस में बोल लेते हैं, गर्ल्स गर्ल्स बोल लेती हैं। तो इस कंडीशन में कि जब ए बी का इंटरेक्शन वीकर है और उनके इंडिविजुअली इंटरेक्शन से, तो अब क्या होगा, अगर गर्ल्स बैठी हुई थी, बॉयज़ अंदर घुसने की हिम्मत नहीं होगी, बाहर ही तक टहल रहे होंगे, या बॉयज़ पहले बैठे हुए ऑलरेडी, अब गर्ल्स वहाँ जाकर बैठने से अवॉइड कर रही हैं, वो अंदर घुसी, देखा अरे सारे लोग बैठे हुए, अब ये बाहर आ जा रही है, क्योंकि इनका आपस में इंटरेक्शन नहीं है, बोलचाल ही नहीं है। तो जब ये बोलचाल नहीं है तो ये लोग क्या कर रहे हैं, अंदर जाके मिक्स होना नहीं चाह रहे हैं, तो ये बेवजह का वॉल्यूम बढ़ाए हुए हैं, और दूर दूर बैठे हुए सारे लोग, गर्ल्स भी आपस में दूर दूर बैठे हुए हैं, बॉयज़ भी बैठे हुए हैं। यानी कि अगर 50 बच्चे थे तो 50 सीट पे नहीं बैठ पा रहे, उनके लिए अब 75 सीट चाहिए हैं। तो उसका मतलब वॉल्यूम बढ़ गया है। क्यों बढ़ गया है? क्योंकि ये लोग इंटरेक्ट नहीं करते एक दूसरे से। और ऐसे ही होता है, हम लोग जिससे भी घुल मिले नहीं होते हैं, इंटरेक्शन नहीं होते हैं, तो उनसे हम लोग थोड़ा दूर दूर भाग रहे होते हैं, और दूर दूर भाग रहे होते हैं तो इसका मतलब वेपर प्रेशर हमें राउट्स लॉ ने जितना बताया था, कितना बताया था राउट्स लॉ ने, इन्होंने कहा था कि पी नॉट ए हो, मोल फ्रैक्शन से पी नॉट ए को इंटू कर दो तो ये मोल पार्शियल वेपर प्रेशर आ जाएगा। मगर अब चूंकि इनका इंटरेक्शन वीकर है, ये दोनों एक जैसे नहीं है, तो अब जितना आना चाहिए था उससे ज़्यादा आंसर आ रहा है। अगर ये 100 है, कल वाला एग्जाम्पल ये 0.25 है, तो होना तो ये चाहिए था कि यहाँ पे कितना आना चाहिए था, 25 आना चाहिए था राउट्स लॉ के अकॉर्डिंग, मगर 25 ना कर यहाँ आ रहा है 45। इसका मतलब क्या हुआ, राउट्स लॉ से डेविएट कर गए। और कैसे पॉजिटिवली डेविएट करे, राउट्स लॉ के हिसाब से जितना रिजल्ट आना चाहिए था उससे ज़्यादा आ रहा है। क्यों आ रहा है? वजह इंटरेक्शन ए और बी से कम है ए बी का। ये पहली बात हुई। वेपर प्रेशर बढ़ने की वजह देख लो, जब आपस में इंटरेक्शन है ही नहीं तो हम सोल्यूशन में थोड़ी बैठे रहेंगे अंदर कमरे में, हम तो बार बार निकल के बाहर भागना चाहेंगे, क्योंकि हम तो एक तरह से बहुत रिपल्शन महसूस कर रहे हैं, कोई अट्रैक्शन महसूस नहीं कर रहे हैं। वहाँ से हम लोग निकल के बाहर भागें, निकल के बाहर भागेंगे का मतलब लिक्विड से हम वेपर बन गए, और वेपर जब बन गए तो वेपर प्रेशर ही लगा रहे हैं वहाँ पर, तो वेपर जितना हमें बनना चाहिए था उससे हम काफ़ी ज़्यादा वेपर बने। पता लगा सारे बॉयज़ बाहर खड़े, ये सारी गर्ल्स बाहर खड़ी हुई हैं, तो वेपर प्रेशर एक्सपेक्टेड से या राउट्स लॉ के अकॉर्डिंग से बहुत बढ़ गया। इसको हम पॉजिटिवली डेविएट होना कहते हैं। ये एक फैक्टर हुआ। तो अब यहाँ पर ये तो तुमने लैंग्वेज में लिखा, अब उसमें लिखें उसके 3 पॉइंट्स। तीनों पॉइंट की वजह तुम समझ ही रहे हो कि क्या हुआ, और पूरी एक स्टोरी है, अगर तुम समझ गए तो इससे तुम्हें याद नहीं करना होगा। तो पी ए जो हुआ बच्चों, पी ए इज ग्रेटर देन, पहली कंडीशन तो यही आ गई, पी ए इज ग्रेटर देन पी नॉट ए एक्स ए। तो पी ए की वैल्यू पी नॉट ए एक्स ए से ज़्यादा है। इसी तरह से अगर हम पी बी की बात करें, पी बी तो वो ज़्यादा है पी नॉट बी और एक्स बी से। ऐसे लोग हैं। तो पार्शियल वेपर प्रेशर चाहे ए का हो या बी का हो, वो ज़्यादा है किससे, जैसा कि राउट्स लॉ ने बताया था उसकी तुलना में ज़्यादा रिजल्ट आ रहा है। ये पहला फैक्टर हो गया। दूसरा फैक्टर अगर हम देखें तो डेल्टा एच मिक्सिंग का। अब सवाल ये उठा कि पॉजिटिव या नेगेटिव। ज़रा इस बात को हम लोग एग्जाम में अक्सर बच्चे भूल जाते हैं, तो इसको एक लॉजिक से, वही एग्जाम्पल से रिलेट कर लें। जब हम लोगों का इंटरेक्शन वीकर था, इसीलिए हम लोग बाहर टहल रहे थे, कि जब कुछ गर्ल्स आके पहले बैठ गई तो अगली गर्ल्स आ रही, उनकी भी हिम्मत नहीं हो रही, वो भी बाहर टहल रही, और दूसरे जो बॉयज़ आ रहे हैं वो भी अंदर नहीं बैठ पाए, बाहर बैठ रहे हैं। तो यानी चाहे पी ए है पार्शियल वेपर प्रेशर ए का राउट्स लॉ की तुलना में ज़्यादा, चाहे पी बी है राउट्स लॉ से ज़्यादा। एक बात। अब डेल्टा एच पे ज़रा गौर करो, उनके ऊपर क्या गुजर रही होगी। यानी जो लोग आपस में इंटरेक्शन नहीं करते, तो इसका मतलब एक तरह से रिपल्शन महसूस कर रहे हैं ना, तो रिपल्शन महसूस कर रहे हैं तो डेल्टा एच जो है वो एनर्जी रिलीज तो हो नहीं रही होगी, इनकी एनर्जी रिलीज तो नहीं हो रही होगी। एनर्जी रिलीज तो वो होती
जब तुम्हारे ही बैच के कोई बच्चे होते, जैसे तुम लोग 12th में आ गए, तुम लोग मान लो 5th क्लास तक जैसे स्कूल में पढ़ते थे, वहाँ पर गर्ल्स और बॉयज़ दोनों लोग जो हैं सेपरेट हो गए, अब कहीं दूसरे स्कूल में आ गए। अब तुम किसी ऐसे बैच के में मिक्स कर दिया जाता है जहाँ पे तुम्हें पुराने लोग, पुरानी गर्ल्स और पुराने बॉयज़ मिल जाते हैं 5 साल या 5th 6th क्लास के, तो उसमें इंटरेक्शन फोर्स ज़्यादा होता। मगर वो वाली कंडीशन अभी नहीं है। अभी तो वो वाले ग्रुप में लाए गए हैं जिनसे ट्यूनिंग नहीं मिल रही है, जिनसे एक तरह से इंटरेक्शन वीकर है, यानी हम कंफर्टेबल नहीं है बात करने के लिए। तो डेल्टा एच में तुम्हें क्या ख्याल है, क्या उन्हें खुशी होगी या नहीं होगी? तो इन्हें खुशी नहीं लिबरेट होगी। अगर एनर्जी लिबरेट होती, एनर्जी रिलीज होती, तो एक्सोथर्मिक होता, और यहाँ एनर्जी रिलीज नहीं हो रही है, तो ये क्या हुआ, एंडोथर्मिक हुआ। और एंडोथर्मिक का मतलब डेल्टा एच का मतलब क्या लिखते हैं, डेल्टा एच इक्वल टू लिखते हैं यहाँ पर पॉजिटिव, पॉजिटिव इसकी ब्रैकेट में लिख दें एंडोथर्मिक, और एंडोथर्मिक को भी खोल के जरा वर्डिंग में लिख दें कि हीट इज एब्सॉर्ब्ड। इसमें हीट इज एब्सॉर्ब्ड, हीट इज एब्सॉर्ब्ड का मतलब हम लोग जो है दोनों बैच मिक्स किए जाने पर इंटरेस्टेड नहीं थे, तो सर को बार बार एनर्जी हमें देना पड़ रही है कि नहीं बेटा पढ़ लो, भी टाइमिंग का इशू है, दूसरी चीज़ों का इशू है, कुछ दिन और संभाल लो। यानी कि वो बाहर से एनर्जी सप्लाई कर रहा है, बंदा बाहर से एनर्जी सप्लाई कर रहा है ये सोल्यूशन बनने के लिए। तो ऐसा एंडोथर्मिक रिएक्शन है, मीन्स हीट एब्जॉर्ब होती है, और एंडोथर्मिक का डेल्टा एच को हम पॉजिटिव का नाम देते हैं। ये अब इसका तीसरी बात आई, तीसरी बात इसमें वॉल्यूम आया मिक्सचर का, तो तीसरा आया इसमें डेल्टा वी मिक्सचर का। डेल्टा वी मिक्सचर का क्या हुआ कि इसमें पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव कब हुआ होता है डेल्टा वी? डेल्टा वी पॉजिटिव तब होता है जब 1 लीटर हमने दोनों मिलाए थे, और अब हमारा रिजल्टिंग सोल्यूशन 2 ना मिलकर 2.5 लीटर मिल रहा है, यानी पहले की तुलना में बढ़ गया। 1 लीटर मिलाने पर सोल्यूशन 2 लीटर मिलना चाहिए था, मगर सोल्यूशन 2 लीटर से ज़्यादा 2.5 लीटर हो रहा है। इसका मतलब क्यों हुआ? क्योंकि वो दोनों ए बी जब मिक्स करे गए तो ए और बी में इंटरेक्शन बहुत कम है, तो ए भी दूर दूर बैठते हैं, ए बी और दूर दूर बैठते हैं। मान लो इतना इंटरेक्शन वीक है कि यहाँ पर एक सीट पर एक बॉय हो गया, फिर एक सीट खाली हो गई, फिर एक गर्ल हो गई, फिर एक बॉय हो गया, फिर एक सीट खाली, मतलब एक सीट छोड़कर मेल फीमेल बैठे हुए हैं। तो इसका मतलब है जितनी भी हमारा नंबर ऑफ सीट्स होती थी, जितना वॉल्यूम होता था कमरे का, उसका बढ़ गया। तो बहुत ऑब्वियस है डेल्टा वी का पॉजिटिव हो जाना। ठीक, ये तो हम लोगों की नॉर्मल दुनिया के एग्जाम्पल हो गए। अब जरा इसमें आगे चलते हैं कि बिल्कुल प्योरली केमिस्ट्री का एग्जाम्पल, कि केमिस्ट्री से क्या हुआ। चलो प्योरली केमिस्ट्री का देखो। केमिस्ट्री का ये हुआ कि हम लोग समझते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को समझते हैं बच्चों। ज़रा पुरानी बात आ गई है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमें उम्मीद है कि तुम लोगों को याद होगा। अब देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है वो हम नहीं बता रहे, क्योंकि बात दूसरे ट्रैक में चली जाएगी अभी। क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बताने पे लग गए तो हम उस तरह पूरा डूब जाएंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, और बात ट्रैक से उतर जाएगी। तो अब हम यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ये मान के चल रहे तुम्हें आती है, फिर किसी दिन और बताएंगे। देखो एल्कोहल जो था नहीं आती है। अच्छा नहीं आती है तो तुम्हें करना होगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग ध्यान सुन लो, चलो वो तो रिकॉर्डिंग पे आराम से हो जाएगा। जरा हाइड्रोजन बॉन्डिंग को अलग शॉर्ट में निपटा लें। हाइड्रोजन बॉन्डिंग से पहले हमें एक बात जानना है कि पोलर और नॉन पोलर बॉन्ड क्या होते हैं। पोलर नॉन पोलर से पहले हमें ज़रूरत है कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं। तो कोवेलेंट बॉन्ड क्या है ज़रा बताना बच्चों। कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड वो थे जो, हाँ जो शेयरिंग से बने थे, सही, जो शेयरिंग से बने थे, बहुत बढ़िया। कोवेलेंट बॉन्ड वो हैं जो शेयरिंग, बस एक ही वर्ड हमें चाहिए था यहाँ पर, जो शेयरिंग से फॉर्मेशन हो रहा है वो कोवेलेंट बॉन्ड है। और कोवेलेंट बॉन्ड है 3 टाइप के। अगर 1-1 की शेयरिंग हो रही, सिंगल बॉन्ड, 2-2 की शेयरिंग हो रही, डबल बॉन्ड, 3-3 की शेयरिंग हो रही, ट्रिपल बॉन्ड। अब यहाँ का एग्जाम्पल उठाया हमने एक HCl और एक Cl2 का। तो अगर यहाँ पर HCl Cl2 देखो, ये सिंगल बॉन्ड की 2 कैटेगरी हैं, एक होता है पोलर, एक होता है नॉन पोलर। एक पोलर, एक होता है नॉन पोलर। अब इन दोनों के एग्जाम्पल समझो जरा। नॉन पोलर का पहले एग्जाम्पल ले रहे हैं, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे चल रही है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का बिल्कुल रूट कॉज से लेकर कि होता क्या है, तो वो वहां पे पहुंचे। नॉन पोलर का एग्जाम्पल देखो, एक नॉन पोलर का हो गया H2। देखो H ने H से एक इलेक्ट्रॉन शेयर करा, डुप्लेट पूरा कर लिया।
दोनों ने शेयर करा, इस तरह से बनाते थे हम लोग, एक इसका इसने एक डुप्लेट इसका डुप्लेट, मतलब ये कि दोनों इलेक्ट्रॉन ये बीच में रखे हैं, दोनों में समझौता हो गया है कि हम भी इसे अपना डुप्लेट मानेंगे, तुम भी इसे मानोगे, रखा रहेगा। ठीक, अब दोनों में एक टर्म होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग पावर। तो जितने फोर्स से ये अट्रैक्ट कर रहा है उतने फोर्स से ये अट्रैक्ट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन किसी तरफ डिस्प्लेस नहीं होता, ना कोई चार्ज पैदा होता है, नेट चार्ज बीच में रखा रहता है, इलेक्ट्रॉन्स का पेयर बीच में रखा रहता है, ये है नॉन पोलर, क्योंकि पोल डेवलप नहीं हुआ। अब ऊपर लिया, ऐसा ही Cl2 में हुआ। Cl2 में दोनों ही Cl हैं, जितने फोर्स से ये खींचेगा शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को, दूसरा क्लोरीन भी उतने फोर्स से खींचेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर ठीक बीच में रहेंगे, नॉन पोलर। अब इनको हम HCl में एग्जांपल दे रहे हैं। H और Cl इन लोगों ने शेयर किया, इधर देख लो, H के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, Cl के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन। Cl को चाहिए था 1 और इसको चाहिए है 1, ये अपना शेयर करके डुप्लेट पूरा कर लिया, ये ऑक्टेट पूरा कर लिया। दोनों में अंडरस्टैंडिंग हो गई कि यार शेयर्ड इलेक्ट्रॉन बीच में रखे रहेंगे। उसने कहा हम इसे 8 मान अपने साथ प्लस ये 8 मान के चलेंगे, इसने कहा अपना 1 प्लस ये तुम्हारा वाला हम अपने 2 मान के चलेंगे। तो उसने कहा ठीक है, हैप्पी मैरिड लाइफ चल रही इन लोगों की, बॉन्ड बना हुआ है। अच्छा, मगर यहाँ प्रॉब्लम यह है कि एक ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एक कम। अब सवाल आया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे पता है। तो 11th में बचपन हम लोगों ने सीखा था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग पावर, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। और वो पूरी पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जो है वो इंक्रीज होती है। यहाँ से तुम्हें पता है हैलोजन ग्रुप जो है, जो हैलोजन वाली फैमिली है, इसी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है। इनर्ट गैस की तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेचारी लगभग 0 होती है, क्योंकि इनको किसी से मतलब ही नहीं है, ऑक्टेट पूरा है, ना किसी से बॉन्ड बनाते हैं, ना किसी के इलेक्ट्रॉनों पर नजर लगाए रहते हैं कि इनके इलेक्ट्रॉन हमें मिल जाए, ना कहीं देने में इंटरेस्टेड रहते हैं इलेक्ट्रॉन पर देने में, इसलिए ये लोग तो 0 है। तो लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ से यहाँ तक बढ़ती है। कैसे बढ़ी देखो जरा, यहाँ है सोडियम फैमिली 281, सोडियम का एक ले लिया एग्जाम्पल 281, और यहाँ एक क्लोरीन का ले लिया 287। तो ये है बहुत वो लोग जो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, जो अपना एक इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं स्टेबल होने के लिए, और ये लोग बहुत ईगर हैं इलेक्ट्रॉन पाने के, क्योंकि इनका घर बस जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन अगर मिला तो ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। तो इससे पता लगा हमें कि सबसे ज्यादा 17 ग्रुप होता है। 17 ग्रुप में सबसे ज्यादा फ्लोरीन होता है। फ्लोरीन ही पूरी पीरियोडिक टेबल में या पूरे यूनिवर्स में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक, अब जरा यहाँ पे वापस लौटे, अगर क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था तो क्लोरीन ने शेयर्ड इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ थोड़ा ज्यादा खिसका लिया, और इसकी वजह से पार्शियल नेगेटिव चार्ज यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया। यही पार्शियल नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज को हम यहाँ पर नाम देते हैं बच्चों फिजिक्स में डाइपोल। डाइपोल कुछ और नहीं है, ये यही H+, यही Cl- का पार्शियल चार्ज है। पार्शियल का मतलब थोड़ा सा चार्ज है। पूरा जो होता है, जब एक इलेक्ट्रॉन जैसे NaCl का बॉन्ड बना तो Na ने एक इलेक्ट्रॉन निकाल के Cl को दे दिया, Cl- बन गया -1 और Na+1 बन गया, और इनके बीच में जो बॉन्ड बना वो आयनिक बॉन्ड था, जो कोवेलेंट बॉन्ड से पहली हेडिंग थी। और जब शेयरिंग होकर किसी ने ज्यादा अपनी तरफ खींच रखा है, थोड़ा ज्यादा मौज कर रहा है इलेक्ट्रॉन के साथ, यानी पार्शियल नेगेटिव चार्ज है उसके पास, तो यहाँ पर पोलरिटी पैदा हो गई है। तो पोलर मॉलिक्यूल किसमें होते हैं? कोवेलेंट की कैटेगरी में होते हैं। ये आयनिक की कैटेगरी में नहीं थे, ना ये दूसरे किसी में थे, मेटलिक बॉन्ड में नहीं थे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में नहीं थे, सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड के सिंगल बॉन्ड की 2 कैटेगरी हैं, पोलर और नॉन पोलर। पोलर के एग्जाम्पल कौन से हो गए? HCl, HBr, HI, HF, ये सब H2O, NH3, जहां पे भी डिफरेंट एटॉमिक एटम्स के बीच में बॉन्डिंग है वो ज्यादातर पोलर हो जाएंगे। सिंपल वर्डिंग में ये, डिटेल में तो बहुत सारे मैटर और भी निकल के आ जाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि पोलरिटी कैंसिल हो जाती है। कैसे कैंसिल होती है? जैसे मान लो BeCl2 है तो बेरिलियम है, 2 Cl है, एक इधर एक इधर, तो जितना डाइपोल मोमेंट हमारा इस तरफ आएगा उतना इधर आएगा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन का सीन बनना है, कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब इसी के पास लोन पेयर अगर होता है या कोई और एलिमेंट होता तो लोन पेयर होता तो स्ट्रेट नहीं रहता, ये थोड़ा टेढ़ा बन जाता, और जब टेढ़ा बन जाता तो ये दोनों वेक्टर एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर पाते, तो यहाँ पर नेट डाइपोल मोमेंट निकलता, मीन्स ये पोलर होता, और BeCl2 स्ट्रेट था वो नॉन पोलर हो जाता। थोड़ा ये बारीकियाँ थोड़ी और है।
ये बारीकियां तुमने 11th में भी पढ़ा, जगह जगह 12th में भी आती रहेंगी, पी ब्लॉक में भी आएंगी। अच्छा, ये सब चीजें पूछते कैसे हैं? जैसे हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं स्टोरी की तरह, ये केमिस्ट्री वाले चाहते यही हैं, बुक बनाने वाले या ये टॉपिक बनाने वाले, जब भी कोई बात आएगी तो उसको वो ऐसा फील चाहते हैं कि जैसे कि अगर तुमने 11th में भी कुछ पढ़ा था तो तुम्हें इस तरह से पता होगा, A to Z जानते होगे। और हम लोगों की ज़िंदगी पे नज़र डालो, इतने छोटेपन से पढ़ाई करते हैं, कभी ये छोड़ दिया, कभी वो छोड़ दिया, कभी पढ़ा ही नहीं, कभी सीखा ही नहीं, कभी ऐसी रट डाला, तो समझ लो बिल्कुल अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करने के पीछे लगे हुए। और होना ही चाहिए था, एक एक हेडिंग को एंजॉय करना चाहिए। अब जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ रहा है तुम्हें एक स्टोरी की तरह लगेगा, मगर इतना जो तुम्हें बता रहे हैं बॉन्डिंग से लेकर कोवेलेंट बॉन्ड से, इतना कोई राइटर से कह नहीं सकता। वो उठा के सीधा हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ाना शुरू कर देगा और हम लोग बोर होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जब शुरू के बेसिक से अगर तुम जानते हो हर एक बात, तो उसका एक रीजन, एक स्टोरी हमारे सामने रहती है। अब तुम देखो यहाँ पर, ये फिलहाल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी आइडिया दे दिया, किसी को नहीं पता है, और यहाँ पर शिफ्ट हो गया। तो अब इसके आगे चलते हैं। अब इसके आगे जब चले तो यहाँ देखा कि इलेक्ट्रोनेगेटिव लोग दुनिया में सबसे ज्यादा कौन है, तो सबसे ज्यादा अभी बताया पूरी दुनिया में फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है। मगर फ्लोरीन के साथ एक बात याद रखो, फोन, ये फोन जो है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये बात सही है, दुनिया में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन है, मगर दुनिया में सेकंड नंबर पे जो आ रहा है वो है ऑक्सीजन, थर्ड नंबर पे जो आ रहा है वो है नाइट्रोजन। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव टॉप 3 लोग जो हैं, सबसे ज्यादा तो फ्लोरीन है, उसके बाद सेकंड नंबर पे ऑक्सीजन, थर्ड नंबर पे नाइट्रोजन। ये ग्रुप में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की सीरीज होती थी, जैसे यहाँ पे फ्लोरीन वाले ग्रुप देखें तो फ्लोरीन है, फिर क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, उससे कम, उससे कम, उससे कम, ये है। मगर इससे भी अलग ये है बात, यानी अगर फ्लोरीन की सपोज कर लो 500 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो ये हमारा आ रहा है 250, ये आ रहा है 200, ये आ रहा है 150, और जो 500 के करीब है यानी कि 450 के करीब, वो है ऑक्सीजन। मतलब इनके ग्रुप में फ्लोरीन के साथ रखने लायक कोई नहीं है, फ्लोरीन के बाद जो आ रहा है वो इनको मिल रहा है, ऑक्सीजन को मिल रहा है बोले पे। अब जरा इसी बात से जुड़े रहना, ये लोग दुनिया के सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्या क्लोरीन इन तीनों के बराबर है? नहीं है, क्लोरीन बहुत पीछे है तीनों से, फ्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन छोड़कर ब्रोमीन, आयोडीन सभी पीछे। अब ये लोग जब हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाए हुए होते थे, जैसे मान लो HF है, HF है, तो HF के साथ क्या कहानी है, जरा HF HCl को तुलना करते हैं। HCl जब बॉन्डिंग थी तुमने देखा पार्शियल निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज, अगला HCl, ये भी पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव चार्ज, ये भी HCl निगेटिव पॉजिटिव चार्ज। अब तुम्हें पता है पॉजिटिव निगेटिव चार्ज में अट्रैक्शन तो होता ही है, इसका Cl का निगेटिव पॉजिटिव वाले से अट्रैक्ट करेगा, ये निगेटिव ये पॉजिटिव वाले से, ये निगेटिव अगले से। ये समझाने के लिए एक एग्जांपल दे रहे हैं, अगर एक HCl को खींचो तो इसमें अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन होने के बाद खींचकर और ये अलग हो जाएगा, वो लोग रखे रहेंगे, बस थोड़ा सा अट्रैक्शन था। मगर यहाँ पर क्या है, यहाँ ये है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये इलेक्ट्रॉन को ज्यादा डिस्प्लेस करेगा, और Cl की तुलना में इसमें ज्यादा चार्ज आएगा, ज्यादा को हमने डबल डेल्टा दिखा दिया, यहाँ डबल डेल्टा। अगला HF भी यही काम करेगा, यहाँ पे डबल डेल्टा दिखा दिया, इधर डबल डेल्टा दिखा दिया, और अगला HF यहाँ पर है। तो इसमें क्या सिचुएशन रहेगी बच्चों, इसमें अगर वही एग्जाम्पल दें थोड़ा फील कराने के लिए, तो एक HF को तुमने अगर घसीटा पकड़कर, तो एक HF को अगर तुमने घसीटा तो क्या होगा, यहाँ पर अगला HF भी इसी के साथ जुड़ा हुआ चला आएगा। एक को अगर तुमने खींचा तो दूसरा भी HF चला आ रहा है, उसके साथ तीसरा भी चला आ रहा है, उसके साथ चौथा भी चला आ रहा है, देखा सब लोग चले आ रहे हैं, तो इसका मतलब इन दोनों में कोई रिश्ता है। उस रिश्ते को क्या नाम दिया जाए, प्यार तो नाम दे नहीं सकते, उसका नाम इन्होंने हाइड्रोजन बॉन्ड दे दिया। हाइड्रोजन बॉन्ड, क्यों हाइड्रोजन बॉन्ड रखा, जरा गौर करो। ये काम जब फ्लोरीन के साथ हाइड्रोजन है तब ये बॉन्ड बना, जब ऑक्सीजन के साथ, देखो क्लोरीन के साथ जब था तब बॉन्ड नहीं बना, एक HCl को खींचा तो HCl निकल गया अट्रैक्शन के बाद, ये लोग अलग रह गए। मगर HF को खींचा तो पूरी ट्रेन बनी जा रही, एक HF के पीछे अगला HF, अगला HF, सब जुड़े हुए चले जा रहे हैं। इसका मतलब है ये बॉन्ड है इन लोगों के बीच में, अलग नहीं हो सकते। तो यहाँ पर जो था ये तो हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड है, क्यों कहा गया, जरा इस बात पे गौर करो। अब यहाँ H2O आ रहा है, ऑक्सीजन है और
ऑक्सीजन का हाइड्रोजन के साथ कंपाउंड लें, ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ये हो गया ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन नीचे, एक ऑक्सीजन यहाँ हाइड्रोजन नीचे। तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, किससे? क्लोरीन की तुलना में। तो इतना ज्यादा पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आ जाता है कि एक वाटर मॉलिक्यूल को घसीटे अगर, तो दूसरा अट्रैक्शन फोर्स जोड़ा, तीसरा, चौथा, सब चेन बनी हुई चली आ रही है, चेन बनी हुई चली आ रही है। इसीलिए तो ये लिक्विड हो गए। तो लिक्विड होने में, वाटर के लिक्विड होने में वजह हाइड्रोजन बॉन्डिंग की है। अच्छा, अमोनिया के साथ भी यही है। अमोनिया में H है, N है, N के साथ में एक H इधर, एक H इधर, तो यहाँ नेगेटिव, ये पॉजिटिव। अगला अमोनिया में H और N, नेगेटिव, ये पॉजिटिव। अब यहाँ पर भी ये अट्रैक्शन इतना हो गया कि अगर एक NH3 मॉलिक्यूल को घसीटते हैं तो सभी चले आते हैं। तो अब ये जो कंप्लीट बात आई है उसमें पूरी समरी तुम देखो कि यहाँ ये सिर्फ 3 ही ऐसे लोग हैं जिनके साथ एक नया बॉन्ड बना हुआ है। वो भी कब? जब इन तीनों में किसी के साथ भी क्या हो? हाइड्रोजन हो। चाहे फ्लोरीन के साथ हाइड्रोजन हो, या ऑक्सीजन के साथ हो, या नाइट्रोजन के साथ, तभी ये बॉन्ड बनता है। तो इसलिए वो क्या नाम देते? या तो फोन बॉन्ड कह देते, फोन बॉन्ड है, या उन्होंने क्या कह दिया? हाइड्रोजन बॉन्ड कह दिया। समझ पाए? तो ये हुआ बच्चों हाइड्रोजन बॉन्ड किसे कहते हैं। तब हाइड्रोजन बॉन्ड के इसमें 2 टाइप थे, एक है इंटरमॉलिक्यूलर, एक है इंट्रामॉलिक्यूलर। तो इंटरमॉलिक्यूलर क्या है? जो कि बिटवीन 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल, एक HF के बीच में पाया जाए, ये तो है इंटरमॉलिक्यूलर। जैसे होता है इंटरकास्ट या इंटर रिलीजन मैरिज होती है, इंटरकास्ट मैरिज होती है, उसमें क्या होता है? डिफरेंट कास्ट के लोग आपस में बॉन्ड बनाए हुए होते हैं। और एक होता है इंट्रामॉलिक्यूलर, ये भी तुमने सुना भी होगा, और यहाँ 12th में भी जगह जगह पर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कंसेप्ट आते रहते हैं। पूरी जितनी चीजें 11th में आई सब आती रहे। जब भी कोई चीज नहीं आया उसे समझ लो हाथ के हाथ। देखो आर्थोनाइट्रोफिनॉल, आर्थोनाइट्रोफिनॉल में क्या है? बेंजीन है, यहाँ पर OH है, यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप है, N है और O है, डबल बॉन्ड यहाँ पर O ऊपर बना दें, ये डबल बॉन्ड O था, ये था सिंगल बॉन्ड, ये था। अब देखो यहाँ हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर है नेगेटिव चार्ज, ये आपस में बॉन्ड बना देते हैं। ये आपस में बॉन्ड बनाने का मतलब एक ही मॉलिक्यूल के कुछ पार्ट OH के H से NO2 के O ने बॉन्ड बना लिया, तो इसे क्या कहेंगे? इंट्रामॉलिक्यूलर। एक ही मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्ड बन गया। और यही अगर 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में बनना है तो इसे हम कहेंगे इंटरमॉलिक्यूलर। इंटरमॉलिक्यूलर जब होता है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। बस 2 मिनट, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है जब इंटरमॉलिक्यूलर होता है, क्योंकि इसमें 2 मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए एडिशनल एनर्जी दी जाती है। इस वाले केस में इनका बॉइलिंग पॉइंट नहीं बढ़ता, क्योंकि ये तो एक एक मॉलिक्यूल हैं, ये आपस में एक दूसरे से जुड़े तो है नहीं कि एडिशनल एनर्जी देना पड़े कि मॉलिक्यूल को सेपरेट करके वेपराइजेशन करें। तो ये पॉइंट तुम्हारे ऑर्गेनिक में भी, इनऑर्गेनिक में जगह जगह पर आएंगे जब भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़ा हुआ कोई होगा कि इसके बॉइलिंग पॉइंट या बेंडिंग पॉइंट हाई क्यों होते हैं, क्यों नहीं, तो उसका रीज़न ये है। अब यहाँ तक बात हो गई, कल इसी के बाद फिर कंटिन्यू करेंगे कि वो बताएंगे कि ऐसा क्या हुआ था। ठीक है बच्चों, यहीं तक रखते हैं।